गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे न्यास व्यवस्था और न्यासिता परिषद, द ट्रस्टीशिप सिस्टम एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यास परिषद तथा महासभा के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्वतंत्रता का चार्टर बन गया है। इन परिषदों ने एक ऐसा मंच तैयार किया जिस पर स्वतंत्रता के लिए पुकार की जा सकती है। तो हम बात कर रहे हैं एक इस प्रकार के सिस्टम की, एक इस प्रकार की काउंसिल की, जिसे द ट्रस्टीशिप सिस्टम और ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं, जिसने देशों के लिए उनकी स्वतंत्रता के लिए एक मंच तैयार किया, एक इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जिसमें जो देश थे वो स्वतंत्र हो सकते थे, अपना विकास कर सकते थे। तो हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की, कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ का स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया। राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था तथा मैंडेट कमीशन के स्थान पर एक नई न्यास व्यवस्था और न्यास परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि जो राष्ट्र संघ है उसमें जो अंग थे वही अंग हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में पाए जाते हैं, केवल उनका नाम बदल दिया गया है और उन्होंने वो उद्देश्य अपनाए हैं, वो कार्य किए हैं जो राष्ट्र संघ में रहते हुए वो नहीं कर सके थे, और इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इस व्यवस्था के बारे में शोमैन का कहना है कि नयापन कोई वास्तविक ना होकर केवल औपचारिक था, परंतु चार्टर में न्यास व्यवस्था और न्यास परिषद को मैंडेट व्यवस्था से अधिक विस्तृत और मजबूत बनाने की चेष्टा की गई है। चार्टर के अध्याय 11, 12 और 13 में न्यास व्यवस्था तथा न्यास परिषद की विस्तार से व्याख्या की गई है। यह अध्याय उन राष्ट्रों के कर्तव्यों का वर्णन करता है जिन्हें न्यास का दायित्व सौंपा गया है। अध्याय 12 अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था के अर्थ, क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या करता है, जबकि अध्याय 13 का संबंध मुख्यतः न्यास परिषद की रचना तथा कार्यों से है। अब हम बात करते हैं न्यास व्यवस्था का अर्थ क्या है और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ ट्रस्टीशिप सिस्टम। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के 75वें अनुच्छेद में न्यास व्यवस्था की व्याख्या की गई है, जिसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी सत्ता के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था की व्यवस्था करेगी, जो ऐसे प्रदेशों के प्रशासन की देखभाल करेगा जो निजी समझौतों के द्वारा इसके अधीन रखे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास व्यवस्था राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था की ही सुधरी हुई व्यवस्था है। राष्ट्र संघ के अंतर्गत ये व्यवस्था पराधीन देशों के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की एक व्यवस्था थी। विशेषतः प्रथम महायुद्ध के पश्चात जो प्रदेश शत्रु राष्ट्रों से मुक्त हो गए थे, उन प्रदेशों की प्रशासनिक देखरेख राष्ट्र संघ का दायित्व माना गया था। वर्साई की संधि 1919 के समय यह विचार उभर कर सामने आया कि सभ्य राष्ट्रों के उन पराधीन व पिछड़े हुए देशों के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें सभ्य व स्वशासित होने का प्रशिक्षण दिया जाए। मैंडेट व्यवस्था इन्हीं विचारों व सिद्धांतों को क्रियान्वित करने का प्रयास था। पराधीन प्रदेशों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के इस सिद्धांत, और ये सिद्धांत कौन सा है, न्यास व्यवस्था का, वर्साई की संधि 1919 और सैन फ्रांसिस्को जो कि 1945 में हुआ था के बीच के काल में और अधिक इसका विकास हुआ। पराधीन देश जो इस व्यवस्था के अंदर नहीं थे, वे भी अंतर्राष्ट्रीय संरक्षणों के प्रति सचेत हो रहे थे। आत्मनिर्णय के सिद्धांत तथा स्वशासन की मांग उपनिवेशों में पनप रही थी, और द्वितीय महायुद्ध के दौरान उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी विचारों को और अधिक बल मिला। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट साम्राज्यवाद विरोधी रुख अपनाए हुए थे, तो दूसरी ओर सोवियत संघ मार्क्सवादी व लेनिनवादी विचारों के प्रभाव के कारण उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक जोरदार प्रचार कर रहे थे। युद्ध की भयंकरता तथा भारत जैसे जो पराधीन देश थे, जो गुलाम देश थे, उनका सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन भी उपनिवेशवाद का खंडन करने को बाध्य था। अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव के कारण भी ब्रिटेन को इस प्रकार के विचारों को मान्यता देनी पड़ी। परिणाम स्वरूप अंटार्कटिक चार्टर जो कि 1941 में था, जो मित्र राष्ट्रों द्वारा जारी किया गया और जिस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट आदि ने हस्ताक्षर किए थे, में स्पष्ट लिखा है कि हम साम्राज्य विस्तार या किसी नए प्रदेश पर अधिकार नहीं करना चाहते। इसके उपरांत 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में दक्षिण अमेरिका के देश, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन आदि ने उपनिवेशवाद को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की।
युद्ध समाप्त हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन प्रयत्नशील था। फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने उपनिवेशों को पूरी तरह मुक्त नहीं करना चाहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका भी दुविधा में था। एक ओर तो उसके नेताओं ने खुल्लम खुल्ला उपनिवेशवाद का विरोध किया, परंतु दूसरी ओर वह सुरक्षा की दृष्टि से कुछ प्रदेशों पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। इंग्लैंड, जिसने 400 वर्षों तक साम्राज्यवाद का लाभ उठाया था, अभी इस विरासत को किसी न किसी रूप में बनाए रखना चाहता था। फलस्वरूप इन दो विरोधी विचारों, एक साम्राज्यवाद का पूर्ण उन्मूलन और दूसरे कुछ प्रदेशों पर बड़ी शक्तियों के प्रभाव के बीच की स्थिति पर समझौता हो गया। न्यास पद्धति इन दोनों के बीच का रास्ता था, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन संसार के समस्त पराधीन देशों के लोगों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था, चाहे वे प्रदेश संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत ना भी आते हों। इसमें 12 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। नवंबर 1949 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही इस परिषद का कार्य समाप्त हो गया तथा इस परिषद को वर्तमान में समाप्त करने का फैसला किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की कि न्यास व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य क्या थे। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रस्टीशिप सिस्टम। चार्टर का अनुच्छेद 76 न्यास व्यवस्था के उद्देश्यों की व्याख्या इस प्रकार से करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, न्यास प्रदेशों में बसे लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति तथा स्वशासन अथवा स्वतंत्रता की ओर निरंतर उन्नत विकास को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों के प्रति सम्मान तथा सबके लिए बिना भेदभाव के मूल स्वतंत्रता के विचारों को प्रोत्साहित करना और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों और उनमें बसे लोगों में सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्य संबंधी मामलों में समान व्यवहार तथा न्यास सुरक्षित करना या सुनिश्चित करना। तो हमने देखे 4 इसके उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, टू एनकरेज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरे नंबर पर आपने देखा कि जो न्यास प्रदेश हैं उनमें जो लोग बसे हुए हैं उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उन्नति और स्वशासन और स्वतंत्रता की ओर निरंतर उन्नति करना और विकास की तरफ ध्यान देना। तीसरे नंबर पर आपने देखा कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान और सबके लिए बिना भेदभाव के मूल विचारों को, स्वतंत्रता के विचारों को प्रोत्साहन करना। और चौथे नंबर पर आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों तथा उसमें बसे लोगों में सामाजिक, आर्थिक व वाणिज्य संबंधी मामलों में समान व्यवहार तथा न्याय सुनिश्चित करना। अब हम बात करते हैं न्यास व्यवस्था में सम्मिलित प्रदेशों के बारे में। टेरिटरीज कवर्ड अंडर ट्रस्टीशिप सिस्टम। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित प्रदेशों का उल्लेख चार्टर में 2 अलग अलग अध्यायों में किया गया है। अध्याय 11 के अनुसार सभी पराधीन देशों व उन व्यवस्था पर लागू करने का इसमें प्रावधान किया गया है। इन प्रदेशों को उप स्वशासित के नाम से भी पुकारा गया है, अर्थात नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, जिन्हें हम अस्वशासित भी कहते हैं। अध्याय 12 का अनुच्छेद 77 न्यास व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित न्यास प्रदेशों के 3 वर्गों का वर्णन करता है। और ये 3 वर्ग कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है राष्ट्र संघ के मैंडेट के अंतर्गत प्रदेश, दूसरे नंबर पर है द्वितीय महायुद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रुओं से छीने गए प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है राष्ट्रों द्वारा अपनी इच्छा से इस व्यवस्था के अंतर्गत लाए जाने वाले प्रदेश। इस विषय का निर्णय भावी समझौतों पर छोड़ दिया गया और इस प्रकार से न्यास व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के प्रदेश सम्मिलित किए गए। सबसे पहले नंबर पर आता है अस्वशासित प्रदेश और दूसरे नंबर पर आता है न्यास प्रदेश। अब हम बात करेंगे कि ये क्या हैं और किन्हें कहते हैं अस्वशासित प्रदेश या न्यास प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्वशासित प्रदेशों की, नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था में केवल शत्रु जो थे आपके जर्मनी और टर्की, शत्रु से छीने गए प्रदेशों को ही सम्मिलित किया गया था, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास व्यवस्था के क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर दिया गया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय विस्तार अस्वशासित प्रदेशों का है और ये विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि के उपनिवेश थे। अस्वशासित प्रदेशों के शासन चलाने वाले राज्यों के जो दायित्व हैं, हम उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे दायित्व हैं जो अस्वशासित प्रदेश हैं उनका शासन चलाने वाले राज्यों को दिए गए हैं। चार्टर के अनुच्छेद 73 में उन राष्ट्रों के दायित्वों का वर्णन किया गया है जो न्यास व्यवस्था के अंतर्गत
अस्वशासित प्रदेशों पर शासन कर रही हैं। इन सभ्य राष्ट्रों से आशा की जा रही है कि इन प्रदेशों का शासन चलाते समय इन पराधीन व पिछड़े प्रदेशों में बसे लोगों के हितों को सर्वोपरि स्थान देंगे तथा इनके हितों को पूरा करना उनका पवित्र कर्तव्य होगा। ये किसमें कहा गया है? ये आर्टिकल 73 में कहा गया है चार्टर के। संबद्ध राष्ट्र इस पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ बातों को सुनिश्चित करेंगे। वो क्या क्या है? सबसे पहले नंबर पर आती है कि इन पराधीन प्रदेशों में बसे लोगों की संस्कृति का उचित सम्मान हो, इनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक प्रगति हो, इसके साथ ही न्यायोचित व्यवहार हो तथा इनकी दुर्व्यवहार से सुरक्षा हो। दूसरे नंबर पर आता है कि इन प्रदेशों में बसे लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को उचित ध्यान देते हुए सब शासन को विकसित करना और उन लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सहायता करना। तीसरे नंबर पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में बढ़ोतरी करना। चौथे नंबर पर आता है कि विकास के रचनात्मक उपायों को बढ़ावा देना, जिनमें अनुसंधान को प्रोत्साहन, विभिन्न स्तरों पर आपसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि मुख्य हैं। और पांचवें नंबर पर आता है इन प्रदेशों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दशा संबंधित सूचनाएं महासचिव को नियमित रूप से देना। निसंदेह उपनिवेशों तथा पराधीन देशों के शासकों के दायित्व बहुत जोरदार थे। स्वशासन की प्राप्ति उनके लिए इन प्रदेशों में लागू करना प्रमुख लक्ष्य रखा गया। उपनिवेशों के लोगों की संस्कृति व मानवाधिकार आदि के हित सर्वोपरि माने गए, परंतु अभी भी उपनिवेशों के आंतरिक प्रशासन में न्याय व्यवस्था प्रभावी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। महासचिव को इन प्रदेशों की दशा की केवल सूचना प्राप्त करने का अधिकार था। 1946 में पहली बार महासभा ने महासचिव को निर्देश दिया कि वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन अस्वशासित प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं को शामिल करें, और महासभा ने 74 ऐसे प्रदेशों की पहचान की जिन्हें इस अस्वशासित प्रदेशों के वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 15 वर्ष पश्चात 1960 में महासभा द्वारा एक घोषणा जारी की गई। उपनिवेशक देशों की स्वतंत्रता प्रदान हेतु घोषणा, डिक्लेरेशन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस टू कॉलोनाइज कंट्रीज एंड पीपल्स, तथा अगले ही वर्ष 1961 में एक विशेष समिति गठित करके महासभा ने धारा 73 तथा उसकी घोषणा के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाया। इस समिति में 24 सदस्य राष्ट्र थे। 1965 के पश्चात यह समिति प्रतिवर्ष अफ्रीका जाकर मौकों पर उपनिवेशों की दशा का अध्ययन कर रही थी। आज अनेक अस्वशासित प्रदेश स्वतंत्र राज्य बन चुके हैं। धारा 73 में आप केवल कुछ विवाद वाले प्रदेशों जैसे नामीबिया आदि तक ही सीमित होकर रह गई है, और नामीबिया भी 1991 में स्वतंत्र हो चुका है। ये लास्ट राज्य देश था जो स्वतंत्र हुआ था। अब हम बात करते हैं न्यास प्रदेश की। न्यास व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रदेश सम्मिलित किए जाने थे। प्रथम मैंडेट वाले प्रदेश। राष्ट्र संघ के अंतर्गत ये प्रदेश समझौतों द्वारा न्यास व्यवस्था के अंतर्गत लाए गए। दक्षिण अफ्रीका ऐसा राज्य था जिसने इन प्रदेशों को न्यास व्यवस्था में लाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। दूसरे वे प्रदेश जो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात शत्रु राज्यों से मुक्त हुए और वे भी इस व्यवस्था में समझौतों द्वारा शामिल कर लिए गए। तीसरे नंबर पर वे प्रदेश इस व्यवस्था में शामिल होने थे जिन्हें इन प्रदेशों के शासक अपनी इच्छा से इस व्यवस्था के अंतर्गत लाने को तैयार हों। ये उल्लेखनीय है कि किसी भी देश ने अपने अधीन प्रदेशों को न्यास व्यवस्था के अंतर्गत लाने की इच्छा नहीं की। दिसंबर 1949 तक न्यास समझौतों के द्वारा जिन प्रदेशों को न्यास व्यवस्था के अधीन लाया गया उनकी कुल संख्या 11 थी। ये प्रदेश भी 2 भागों में विभक्त थे। पहले नंबर पर है सामरिक महत्व के प्रदेश जिन पर सुरक्षा परिषद का नियंत्रण था, और दूसरे नंबर पर आता है सामान्य न्यास प्रदेश जो महासभा व न्यास परिषद के अधीन थे। अब ये सभी प्रदेश स्वाधीनता प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम बच्चों करेंगे मैंडेट व्यवस्था तथा न्यास व्यवस्था में तुलना, और इसके साथ ही हम न्यास परिषद की रचना, शक्ति और कार्यों का भी उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।